A pull of 15 Newton is applied to a rope attached to a block. Is applied to a rope applied to a rope attached to a block of mass 7 kilogram. Block of mass 7 kilogram lying on a smooth horizontal surface. Lying on a smooth horizontal surface. Lying on a smooth horizontal surface. Full stop. The mass of the rope is 0.5 kilogram. The mass of the rope is 0.5 kilogram. Full stop. What is the force exerted by the block on the rope? What is the force exerted by the block on the rope? What is the force exerted by the block on the rope? अब ये है कि a pull of 15 न्यूटन is applied to a rope. एक रोप है, उस रोप पर एक 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है. फोर्स जो लगाया जाता है वो पुल है. पुल यानी कि रोप से एक ब्लॉक को खींचा जाता है. तो मैं एक डायग्राम इसमें बना दूंगा इस तरह से कि ये तो हमारा सरफेस है. इस सरफेस पर ऐसे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है. एक ब्लॉक पड़ा हुआ है. इस ब्लॉक पर एक ना रोप से एक फोर्स लगाई जाती है 15 न्यूटन की, 15 न्यूटन की. और जो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 7 किलोग्राम. lying on a smooth horizontal surface, the mass of the rope is 0.5 kilogram. रोप का मास 0.5 किलोग्राम है. What is the force exerted by the block on the rope? ब्लॉक इस रोप पर कौन सी फोर्स लगा रहा है? हाँ, टेंशन. ठीक है, क्वेश्चन सभी को क्लियर है? बताइए. अब आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि जैसे इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इस तरफ खींच रहे हैं तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें. तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो ये जो 15 न्यूटन की फोर्स है, इस 15 न्यूटन की फोर्स को दो चीजें खींचनी पड़ रही हैं जो दो दो बॉडीज आपस में कनेक्टेड है. क्या क्या? एक तो ब्लॉक और एक ही रोप. क्योंकि ये जो रोप है, इस रोप का भी खुद में एक मास है. इस रोप का मास दे रखा है 0.5 किलोग्राम. तो हम ये कहेंगे भाई न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये जो फोर्स है ये 15 न्यूटन है. और फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए इज इक्वल टू 15. ठीक है, क्योंकि ये जो 15 न्यूटन की फोर्स है ये दोनों चीजों को खींच रही है. ठीक है, ये हमारा जो मास ऑफ ब्लॉक है, इसको कैपिटल एम को मैंने मान लिया, ये दे रखा है 7 किलोग्राम. इसको मैंने मान लिया कैपिटल एम. और ये जो रोप है, हाँ अलग अलग भी निकाल सकते हैं. ये हो गया 0.5 किलोग्राम दे रखा है. तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 0.5 इंटू ए इज इक्वल टू 15. तो 7.5 इंटू ए इज इक्वल टू 15. 7.5 टू जा 15. तो एक्सेलरेशन ये कितना हो गया?
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया। फिर वो बोलते हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप, ये ब्लॉक जो है ये रोप पर कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, ये कहेंगे कि लेट F2 बी द फोर्स, यहाँ नोट करिएगा, let F2 be the force exerted let F2 be the force exerted let F2 be the force exerted by the block on the rope, by the block on the rope and F2 dash be the reaction of rope on the block। मैंने कहा कि यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है, तो ब्लॉक जो है वो भी तो रोप पर एक फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ब्लॉक जो है वो भी रोप पर एक फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि रोप यहाँ पर खींच रही है। तो हमने ये कहा कि ये जो ब्लॉक है ये इस रोप पर जो फोर्स लगा रहा है, इसको मैंने बोल दिया F2। ठीक है, इसको मैंने F2 बोल दिया। तो जो रोप है वो ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रही है उसको मैंने बोल दिया F2 डैश। F2 डैश। ठीक है, अब आप ये कहिएगा, आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको इधर वाले को F2 और इधर वाले को F2 डैश बोल दो, क्योंकि दोनों ही सेम होने वाले हैं। क्योंकि ये जो रोप जो है ये ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रही है, ये F2 डैश चलिए, हाँ F2 डैश इसको बोलिए और F2 इसको बोलिए। इसको F2 बोलो, इसको F2 डैश बोलो। ब्लॉक जो है वो रोप पर जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ, इस तरफ लगाएगा, और जो रोप है वो ब्लॉक पर जो फोर्स लगा रही है वो इस तरफ लगाएगी। तो हम ये कहेंगे कि बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ F2 is equal to F2 dash, by Newton's third law F2 is equal to F2 dash, और F2 कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखिएगा, जब मैं बोलता हूँ ना कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ कहाँ पर है, तो आप ये देखिएगा कि पहले तो यहाँ पर फोर्स लग रहा था। तो मैंने जब ये कहा कि इस पॉइंट पर जब फोर्स हम लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, तो ये 15 न्यूटन का फोर्स इस रस्सी को भी खींचेगा और इस ब्लॉक को भी खींचेगा। तो जो टोटल मास है जो ये खींचेगा वो हो गया 7 + 0.5। हम बात कर रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ये इस रोप पर जो फोर्स लगा रहा है, तो ब्लॉक कहाँ पर कनेक्टेड है, इस रोप से यहाँ पर। तो यहाँ तक इस रस्सी के फोर्स, रस्सी के वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी कि इसका मास कितना है, 7 किलोग्राम। ठीक, और एक्सेलरेशन कितना है, 2। तो 7 × 2 कितना हो गया, ये हो गया सीधे सीधे 14 न्यूटन। बताइए जी, सबको क्लियर है कि नहीं, सभी को इतना क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। यश, विदुषी, शिवांश, Yes, sir. आस्था, Yes, भव्या, sir. पार्थ, Yes, sir. अंशित Yes, क्लियर है, अंशित क्लियर है। यस सर। ठीक है जी, हाँ जी, ये वाला आप ये देखिए F2 क्या है। F2 जो ये ब्लॉक जो है ये रोप पर जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। तो एक्सेलरेशन जो है
अब एक्सेलरेशन तो लेकिन इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो ये रस्सी है, जो रोप जो ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है, वो F2 डैश है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, तो इसलिए F2 इज इक्वल टू F2 डैश बोला मैंने। तो अब हम ये कहेंगे कि F2 डैश अगर हमें निकालना होगा, तो ये F2 डैश किस पॉइंट पर लग रहा है? इस पॉइंट पर जहां पर ये ब्लॉक रोप से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो यहां तक मास कितना है? 7 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही चुके हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकला है। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि इस सिस्टम का एक 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 जो टुकड़ा है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इतना ही होगा, 2। ठीक है, और यहाँ तक मास कितना है? 7 किलोग्राम। तो 7 × 2, यानी कि ब्लॉक जो है वो जो इधर खींचेगा, सिर्फ ब्लॉक इस पॉइंट पर जो ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स है, दैट इज 14 न्यूटन। हाँ, इस पॉइंट तक आते आते वो 15 न्यूटन हो गया, क्योंकि ये जो रोप है, इस रोप का 0.5 है मास। तो 0.5 × 2 करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो इस वजह से ब्लॉक जो रोप पर लगा रहा है, रोप भी वही ब्लॉक पर लगाएगी, और वो 14 न्यूटन होगा। ठीक है। रुद्रांश क्लियर है? चलिए जी, अब इसके बाद अगला टॉपिक आप नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फ्रिक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में लिखिए, whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, whenever a body moves or whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, which acts parallel to the surface of contact and opposes the relative motion, and opposes the relative motion, full stop. This opposing force is called friction. This opposing force is called friction. फ्रिक्शन में क्या है? whenever a body moves or tends to move over the surface of another body, जब कोई भी बॉडी मूव करती है या टेंड टू मूव या मूव करना चाहती है एक सरफेस से दूसरी सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो उस टाइम उसको रोकने वाली एक फोर्स होती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को ही हम फ्रिक्शन बोलते हैं। डायग्राम बनाइएगा इसका। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और यहाँ हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया इसका। और यहाँ सरफेस पर एक फोर्स है जो इसको पीछे की तरफ खींच रही है। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ खींचने वाली फोर्स होती है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये हमेशा मोशन का अपोज करती है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं, हाउ इज फ्रिक्शन अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। एक क्वेश्चन नोट करें। एक, हाँ, नहीं, हर जगह फ्रिक्शन होगा। कहाँ पर? ये एरिया 51 कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ पर? वहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं। पता नहीं मेरे को, देख कर बताऊंगा। वैसे तो ऐसी फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है वो पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकली, तो फ्रिक्शन हर जगह होता है। क्वेश्चन नोट करें, हाउ इज फ्रिक्शन अ कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। हाउ इज फ्रिक्शन अ कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स। अभी शायद क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा। फ्रिक्शन जो है, जो कांटेक्ट फोर्स होता है, जो हमारा ये कांटेक्ट फोर्स है, इस कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर एक सरफेस है, एक सरफेस है, उस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उस ब्लॉक पर हम एक फोर्स लगाते हैं। हम उस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स किस तरह से लगाते हैं वो देखिएगा आप। मैंने एक फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे में भी क्या होता है कि ऐसे में भी ये ब्लॉक जो है ये ट्रैवल करना शुरू करेगा, ठीक है। हम एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरह से कि ये जो फोर्स है ये लग तो रही है इस तरह से, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा। इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि जैसे एक कोई टॉय कार है, एक टॉय कार है, उस टॉय कार में हमने एक रोप बांध रखी है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रोप को सीधा एक स्ट्रिंग बांध रखी है, तो हॉरिजॉन्टली ही उसको रख के और कोई बच्चा उसको खींचता जाता है। भाई बच्चे की हाइट ज्यादा है, बच्चा जब उसको खींचेगा तो वो थोड़ा सा टिल्टेड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। आप देखो कि अगर मैं इस तरफ कर रहा हूं, मान लीजिए कि कोई एक टॉय कार है, ये सरफेस है, ये टॉय कार है, और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है ऐसे, और एक स्ट्रिंग इसने अपने हाथ में ऐसे पकड़ रखी है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये फोर्स ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड के पैरेलल ये फोर्स लगा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। तो ये फोर्स इस हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है? थीटा, है ना। तो ये फोर्स अगर ऐसे लग रही है तो थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हो गया एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जो इस तरह से एक एंगल पर जो फोर्स लग रही है, अगर वो फोर्स थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो टॉय कार है उसके आगे के दो पहिए ऊपर उठ जाए,
और पीछे के पहियों पर वो चलती रहे, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि वो जो आगे के पहिए थोड़े से उठे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हमने सीधा सीधा नहीं खींच रहे हैं हम उसको थोड़ा टिल्टेड खींच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, फोर्स जब ऑब्लिकली लगती है, तो इसका मतलब ऑब्लिकली मतलब जब एक एंगल पर फोर्स लगती है, तो इसका मतलब क्या है, दैट फोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक होता है cos थीटा वाला, एक होता है sin थीटा वाला, ये दो कंपोनेंट्स हो गए। तो मैं ये कहूंगा एक ये वाला हो गया f cos थीटा, और एक ये वाला हो गया f sin थीटा, ठीक है। तो इसमें जब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां पर होगा, एफ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हमेशा स्मॉल एफ बोलते हैं, तो स्मॉल एफ यहां पर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक फोर्स जो है इसको मैं बोल दूंगा कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या है कि अगर एक बहुत भारी सा ब्लॉक है, एक बहुत भारी सा ब्लॉक ऊपर की तरफ में टिल्टेड डायरेक्शन में मैं उसको खींच रहा हूँ स्ट्रिंग बांधकर, एक रोप बांधकर, तो यहाँ पर एक फोर्स ऐसा होगा जो उसको रोकने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, उसको मैंने कांटेक्ट फोर्स बोल दिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ग्रेविटी है। और ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब मैं यहाँ इसकी बात करूंगा कि ये वर्टिकल फोर्स ये क्या है, तो ये मैं बोलूंगा ये इसका मास है, ब्लॉक का मास है, यानी कि मास की वजह से जो होता है ये हो गया उसका वेट। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, इस कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट ही तो हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गए कि नहीं समझे भाई? जैसे ये वाली फोर्स होती, जो फोर्स हमने उस ब्लॉक पर लगा दी, तो इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट एफ sin थीटा। हाँ, कांटेक्ट फोर्स और ना, देखिए ये एक्चुअली क्या है कि कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये कांटेक्ट फोर्स दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक वेट का और एक फ्रिक्शन का, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कहलाएगा फ्रिक्शन, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड वेट। पूरी तरह से ग्रेविटी नहीं कह सकते, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यही कहा जा रहा है कि हाउ इज फ्रिक्शन अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये इसका एक कंपोनेंट है, कांटेक्ट फोर्स जो है ये इसका एक कंपोनेंट है। कांटेक्ट फोर्स क्या है, जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसका रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं ये इसका रिएक्शन है। तो इसलिए हमने कहा कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स स्प्लिट हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन और वर्टिकल कंपोनेंट वेट। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बता दें प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। तो इसको आप दो लाइन में लिख और लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना पूछ लिया जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन लिखवाया है यहाँ। हाँ, ये ड्रॉ करके दिखाना होगा इन केस ऑफ सब्जेक्टिव एग्जाम, वैसे होगा नहीं सब्जेक्टिव, पर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे पास पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू आएंगे, उसमें डायग्राम भी आ सकते हैं। उसमें डायग्राम आएंगे तो जब तक हमें पूरे टॉपिक की, पूरे कंटेंट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक मैं एमसीक्यू कर नहीं सकता, ठीक है। तो कुछ बच्चे हालांकि इस तरीके से कर रहे हैं कि फॉर्मूले लिख लिए सारे के सारे चैप्टर के और फिर धड़ाधड़ न्यूमेरिकल करने शुरू करें। तो वो एक एक्सटेंट तक ठीक है न्यूमेरिकल करना, लेकिन हमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके चलने हैं, ठीक है। अब आप इसमें नोट करेंगे, इसमें नोट करिए कि व्हेन, हाँ, एफ कॉस थीटा फ्रिक्शन के बराबर तब होगा जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये मोशन में नहीं होगा। अगर ये रुका हुआ है ना, तो इसका मतलब जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स यहाँ फ्रिक्शन ने इसको रोक रखा है। हाँ, और अगर मोशन में है, तो मोशन में होने के बावजूद अगर ये कहा जाता है कि ये हवा में नहीं जा रहा है, ये वर्टिकली ट्रेवल नहीं कर रहा है, वर्टिकली ट्रेवल नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस में वर्टिकल मोशन तो जीरो हो गया, उस केस में एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 8। लेकिन अगर वर्टिकल भी है, अगर वर्टिकल भी है तो वर्टिकल मोशन में इसका मोशन कैसे निकाला जाएगा, वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू एफ साइन थीटा माइनस वेट, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन।
है ना। जो ज्यादा होगा जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, जैसा हमने कल करा था मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में। समझ गए कि नहीं? ठीक है। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा जो इसका थ्योरी है एक दो पॉइंट वो लिख लीजिए। व्हेन वेट एफ साइन थीटा माइनस वेट स्मॉल एफ, बस ठीक है। नोट करें, व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, when two bodies are placed in contact, attractive forces act between their particles attractive forces act between their particles at the surface of contact. Between their particles at the surface of contact. अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर वो कौन सी दो बॉडीज हैं जो कांटेक्ट में हैं, एक तो ये फ्लोर और एक ये ब्लॉक। ठीक है, तो फ्लोर और ब्लॉक के बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जिन्होंने इसको रोक रखा है। अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ना होती तो ये ब्लॉक यहाँ पर स्टेबली रुका नहीं रहता, कहीं ना कहीं ये मूव करने लगता। ठीक, उसके बाद आप नोट करेंगे द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स the component of the contact force normal to the contact surface contact force normal to the contact surface is its weight, जो इसके नॉर्मल फोर्स है वो तो वेट हो गई। ठीक है, द कंपोनेंट पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट सरफेस, द कंपोनेंट पैरेलल टू द contact surface is friction, ठीक है। तो ये हमारी कांटेक्ट सरफेस है, इस कांटेक्ट सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड वेट। इसको नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं, कि नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स, तो इसको हम वेट भी बोल देते हैं या नॉर्मल फोर्स भी बोल देते हैं। और जो इस सरफेस के पैरेलल है दैट इज फ्रिक्शन, वो यहाँ पर साफ हमको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी बेटा। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बस 2 मिनट वेट करिए, मैं अभी कंटिन्यू करवा रहा हूँ उसको।
2 मिनट वेट करें प्लीज। हैं बचपन से? टीवी बहुत देखते होगे बचपन से ना? हाँ अच्छा अच्छा, वो तो अब भी नहीं खेलते, तुम खेलते हो? चलिए जी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम सबसे पहले नोट करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी में तब लगता है जैसे कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है, वो हैवी ऑब्जेक्ट जमीन पर है, ठीक है, और मैं उस पर लगाता जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और वो मूव नहीं कर रहा है, हम कितनी भी फोर्स लगा रहे हैं वो मूव नहीं कर रहा है। तो वो क्यों नहीं कर रहा है मूव? वो इस वजह से नहीं कर रहा है क्योंकि उसके और जिस सरफेस पर वो रखा हुआ है, उस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन ने उसको मूव करने से रोक रखा है। बहुत भारी भी ऑब्जेक्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा मास मान लीजिए 70 किलोग्राम है या 75 है, तो मेरे से डबल मास कितना हो गया? 150। और मेरे से 4 गुना कितना हो गया? 300 किलोग्राम। मैं 300 किलोग्राम के मास को भी मैं खिसका सकता हूँ, मैं उसको भी फोर्स लगाकर खिसका सकता हूँ। रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर सरफेस पर हमने ल्यूब्रिकेशन कर रखा है, ल्यूब्रिकेशन मतलब ग्रीसिंग और ऑयलिंग वगैरह कर रखी है सरफेस पर, तो वो इतना स्मूथ हो जाएगा, उसका फ्रिक्शन इतना कम हो जाएगा कि हम आराम से उसको मूव कर सकते हैं। हाँ क्या? एक एक एंड? अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात है। हाँ होता होगा, कोई ना कोई रीजन तो होता होगा। ठीक, तो आप ये देखिए कि हम उसको मूव कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है सरफेस पर। तो इसी तरीके से हम ये बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, भले ही वो हल्का ही क्यों ना हो, मैं उसको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो खिसक नहीं रहा है। वो क्यों नहीं खिसक रहा है? क्योंकि एक फ्रिक्शन ऐसा है जिसने उसको रोक रखा है। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन तब तक लगता है जब तक बॉडी रेस्ट में होती है। तो नोट करें द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू बॉडीज। The force of friction which the force of friction which comes into play the force of friction which comes into play between two bodies before one body actually starts moving over the other. Before one body actually starts moving over the other is called static friction. is called static friction. ब्रैकेट में लिखिए स्मॉल एफ और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस। स्टैटिक फ्रिक्शन स्मॉल एफ और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस। उसके बाद दूसरा लिखेंगे द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड टाइप को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो यहां लिखिएगा तीसरा भी होता है, तीन है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है लिमिटिंग, और एक होता है डायनामिक। डायनामिक को हम काइनेटिक भी बोल देते हैं। डायनामिक को हम काइनेटिक भी बोल देते हैं। तो जैसे फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद में देखेंगे सेकंड
सेकंड लिखिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में है द फोर्स, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ब्रैकेट में लिख रहे हैं एफ एस और ऊपर लिखेंगे मैक्स। ठीक है, एफ और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एस, ये तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, और ऊपर लिख दीजिए मैक्स। एफ एस मैक्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट्स when a body just starts moving over the surface of another body, moving over the surface of another body, moving over the surface of another body is called limiting friction. Is called limiting friction. Clearly, Fs is less than or equal to Fs max. Fs is less than or equal to Fs max. लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद में तीसरा लिखेंगे। अभी ये तीनों को ना मैं कायदे से समझाऊंगा, इसके डायग्राम्स भी बनाकर समझाऊंगा। अभी फिलहाल इनको नोट करें। जो तीसरा है, तीसरा होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन इसमें लिखें द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी the force of friction which comes into play when a body is in a state of steady motion, is in a state of steady motion, is in a state of steady motion over the surface of another body, over the surface of another body, over the surface of another body is called kinetic or dynamic friction. Is called kinetic or dynamic friction. ब्रैकेट में लिखिए F और सबस्क्रिप्ट में लिखिए K, एफ के। अब आप ये देखिएगा कि ये होते क्या है, ये कौन से फ्रिक्शन है। आप ये देखो कि जैसे मान लो कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उस ब्लॉक पर मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ।
तो मान लीजिए मैंने उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ब्लॉक हिला नहीं अपनी जगह से, वैसा का वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने फोर्स तो लगाई लेकिन वो स्टेशनरी है, तो इसका मतलब वो जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है, जो उसको रोक रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैंने 2 न्यूटन का लगा दिया, 4 न्यूटन का लगा दिया, 5 न्यूटन का, मैं बढ़ाते बढ़ाते 10 न्यूटन के फोर्स तक पहुंच गया, लेकिन जो बॉडी है बॉडी हिली नहीं अपनी जगह से, बॉडी जरा सी भी मूव नहीं करी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 10 न्यूटन का फोर्स जो मैंने लगाया, तो उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जो उसको रोक रहा है वहां पर, तो वो कहलाएगा एफएस, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसने उसको रोक रखा है। अब आप ये सोचिएगा कि 10 न्यूटन तक जितना 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 मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, 1 न्यूटन लगाया, 2 न्यूटन लगाया, 4 न्यूटन लगाया, मान लो मैंने 8 न्यूटन लगाया, तब भी बॉडी रुकी पड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम 8 न्यूटन उसका क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने 10 न्यूटन तक लगाया, बॉडी अपनी जगह से हिली नहीं, जैसे ही मैंने 10.1 न्यूटन लगाया, बॉडी जरा सी मूव करी, बॉडी ने जरा सा मूव करा, तो यानी कि, और फिर मैं लगाता गया, मैंने उतना ही 10.1 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, तो बॉडी धीरे 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 मूव करनी शुरू होगी। मैंने 10.1 से नीचे करा, वापस मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, है ना, मैंने 0.1 न्यूटन घटा दिया, बॉडी रुक गई। हम लगा रहे हैं, बॉडी रुक गई। इसका मतलब 10.1 न्यूटन वो फोर्स है जिस फोर्स पर बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा है, जिस फोर्स पर बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा है। तो उस टाइम जो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, उस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही लग रहा होगा जो उसको रोक रहा होगा, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एफ एस मैक्स। तो उस टाइम जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है व्हेन बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, उसको हम बोल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये लास्ट लिमिट है, बस इस लिमिट पर आकर बॉडी चलना शुरू कर देगी। मेरी बात सबको समझ में आ गई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। और Yes. इससे ऊपर आप कितनी भी फोर्स लगाते जाओ, 10.2, 10.3, 10.4, कितनी भी, बॉडी बड़े आराम से मूव करेगी, यूनिफॉर्मली मूव करेगी, ठीक है। तो एक जो बीच में बैरियर हो गया, जितनी फोर्स पर बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा, तो उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। जितनी फोर्स पर बॉडी रुकी पड़ी है, चल नहीं रही है, उसको मैं बोलूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर मैं कोई ऐसी फोर्स लगा रहा हूँ कि बॉडी बड़े आराम से यूनिफॉर्मली मूव करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, तो उस दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी वो फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगी डायनामिक फ्रिक्शन। गुड आफ्टरनून। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी मोशन में होती है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब बॉडी रुकी हुई होती है। और लिमिटिंग का मतलब कि ये वो एज पॉइंट है जहां से बॉडी ने जस्ट चलना शुरू करा। तो ये 3 टाइप के हमारे फ्रिक्शन है। तीनों क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी। तो आगे मैं कल करता हूँ कंटिन्यू। कल आपकी वही 5:30 बजे क्लास होगी, और आज शाम को 5:30 बजे मैथ्स की क्लास है, तो टाइम पर आ जाना। हाँ जी, ले लेंगे। हाँ हाँ, जाना बिल्कुल ले लेंगे।